वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और इतिहास का ये दूसरा मास्टर वीडियो है। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं एक और इतिहास का वीडियो अपलोड किया था जिसमें ऐतिहासिक स्रोत और के साथ साथ फ्रेंड्स प्रागैतिहासिक काल से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे सभी को उसमें इंक्लूड किए थे। आज के वीडियो में फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक सभ्यता और आपका बौद्ध धर्म जैन धर्म सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिहार पुलिस, फायरमैन, उत्पाद पुलिस के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आज दिन में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कहीं बाहर गया हुआ था और एप्लीकेशन का अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया फ्रेंड्स प्ले स्टोर से। जैसे ही आएगा आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मैं उसी के इंतज़ार में हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें 100 से ऊपर क्वेश्चन आज देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करते चलिएगा। तो देखिए, सिंधु सभ्यता है जो फ्रेंड्स आपका आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा के खोज दयाराम साहनी के थे तो सुमेलित है फ्रेंड्स। लोथल का खोज एस.आर. राव ने किया था, ये भी सुमेलित है। सूरकोटदा का खोज किसने किया था? जेपी जोशी, ये भी सही है। धौलीवारा का वीके थापर नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। बाकी ये सभी आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा, लोथल और सूरकोटदा का खोज किसने किया था? जो तीसरा नंबर सवाल देखें, तीसरा नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी? 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अन्नागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 4 का करेक्ट आंसर ये आपका लोथल हो जाएगा फ्रेंड्स, जो गुजरात में पड़ता है। आप लोग गेस करते चलिएगा, जितना टाइम में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतना टाइम में आप इसका आंसर गेस करिएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है, और रंगपुर भी जो गुजरात में ही पड़ता है। अगला सवाल 6 नंबर सवाल को देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। देखिए, इतिहास जिस तरह से मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। देखिए, लोथल है, कालीबंगा है, धौलीवीरा है और बनावली है। कहाँ से क्या क्या मिला था फ्रेंड्स, इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सवाल नंबर कितना आपका ये है? 6 नंबर सवाल है ना? जी हाँ, 6 नंबर सवाल है। तो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको देखिए यहाँ कुट दिया हुआ है। तो 6 का देखिए, लोथल कहाँ, लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? तो 6 का जो इसे करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, ठीक है। 6 का बी आएगा। अब देखिए, 1 का 2 दे रहा है, लोथल, लोथल से 1 का 2, ठीक है फ्रेंड्स, आपका गोदीवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है बी कालीबंगा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत हुआ था, ठीक है। धौलीवीरा, धौलीवीरा ने सी का 4 है, यहाँ से क्या हुआ था? तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख आपका धौलीवीरा से प्राप्त है। लास्ट में बच गया बनावली। तो बनावली जो इससे क्या हुआ था? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति बनावली से मिली थी। पुनः एक बार रिपीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लोथल से क्या गोदीवाड़ा हो गया, यहाँ से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, ये भी याद रखें, कालीबंगा से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला था। धौलीवीरा से क्या मिला था? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख आपका धौलीवीरा से मिला था। और पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति कहाँ से मिली थी? तो आपका बनावली से। इसलिए ऑप्शन नंबर 6 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल को देखें। 7 नंबर सवाल आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है?
7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा है जो फ्रेंड्स कहाँ है, अभी पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा है कहाँ फ्रेंड्स, तो अब पाकिस्तान में पड़ता है, जी हाँ। बाकी कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर ये सभी है जो भारत में है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तो हड़प्पा में है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। आठवां नंबर सवाल आपका, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे वो आपका गेस कीजिए, तो पशुपति की पूजा करते थे, इसलिए 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल है आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता की प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। 9 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हड़प्पा संस्कृति से। 10 नंबर सवाल को देखिए, 10 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। 10 का करेक्ट आंसर ये है जो लोहा से अपरिचित थे, तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर बंदरगाह था। लोथल, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपका सिंधु घाटी का लोथल बंदरगाह था जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। तो देखिए हड़प्पा के लोग थे जो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आपका है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल। 13 का कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन था, तो आपका राखी गढ़ी थी, ऑप्शन नंबर डी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। इस वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है। ऐसे फ्रेंड्स आप टेलीग्राम में जाकर करके मास्टर माइंड ऑफ जीके सर्च करिएगा तो आ जाएगा। उसमें सरस्वती माता का फोटो लगा हुआ है, वही अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके रखिएगा फ्रेंड्स। उसी में आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड मैं भी करा रहा हूँ फ्रेंड्स, और एग्ज़ाम के टाइम में भी लास्ट समय में भी कुछ स्टडी मटेरियल या कुछ भी इस तरह का प्रश्न मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो उसमें मैं शेयर जरूर करूँगा। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, राखी गढ़ी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल, हाँ तो राखी गढ़ी। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, 14 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। बहुत अच्छा सवाल है 14 का फ्रेंड्स। 13 का तो आपका क्लियर हो गया था फ्रेंड्स, 13 का क्या था, राखी गढ़ी। और 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 नंबर सवाल है तो इसका हो जाएगा नृत्य करती हुई मूर्ति। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी, तो नृत्य करती हुई मूर्ति। 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए उन्नत जल प्रबंधन का बारे में करा है तो इसका धौली वीरा किसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी का बुक है, इसमें क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है, सभी को जरूर याद कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और इससे प्रश्न फालतू नहीं पूछेगा। तो 15 नंबर सवाल हम लोग देख लिए फ्रेंड्स, क्या था कि आपका हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से, तो धौलीवीरा। 15 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। 16 नंबर सवाल देखें, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो देखिए 16 का करेक्ट आंसर, इसको मृतकों का टीला कहा जाता था ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में घुमा फिरा कर पूछा जाता है, कहीं पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला होता है, तो फिर पूछ देगा मृतकों का टीला से आप क्या समझते हैं, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से घुमा के तो कह रहा है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो इस मृतकों का टीला कहा जाता था। 17 नंबर सवाल को देखिए, सैंधा सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, सैंधा सभ्यता का। 17 का करेक्ट आंसर ए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, फ्रेंड्स याद रखेगा। और जो हड़प्पा है जो किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है, दोनों याद रखें, कभी भी पूछ दिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला आ गया सुमेलित करने वाला फ्रेंड्स, देखिए एक साइड में स्थल है, दूसरे साइड में नदी है, तो हड़प्पा भी मैंने बताया फ्रेंड्स। ठीक है, हड़प्पा बताया था, रावी नदी तो अब एक का तो दो यहाँ कन्फर्म हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, सवाल नंबर कितना है ये, सवाल नंबर आपका 18 है। ठीक है, तो 18 थोड़ा सा छोटा करते हैं तभी पता चलेगा फ्रेंड्स यहाँ से।
तो हो गया हड़प्पा का फ्रेंड्स। तो हड़प्पा का एक का हो गया जो फ्रेंड्स आपका 2 हो गया। दूसरा का हस्तिनापुर हो गया। हस्तिनापुर है जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, किस नदी के, तो ये आपका गंगा नदी के, यानी बी का 3 हो गया। नागार्जुन कोंडा, नागा अर्जुन कोंडा है जो कहाँ पड़ता है, कृष्णा नदी पर पड़ता है। बच गया फ्रेंड्स आपका पैठन, पैठन है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का 2, 1 का 2 किस में है फ्रेंड्स, इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अभी मैंने पूछा था, बताया था फ्रेंड्स कि हड़प्पा है जो आपका रावी नदी पर, अब मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी पे। इसके अलावा भी जो बताया फ्रेंड्स, ये भी आप लोग सभी याद रखिएगा। हस्तिनापुर है जो आपका गंगा नदी के किनारे हो जाएगा फ्रेंड्स। नागार्जुन कोंडा है जो आपका किस नदी, कृष्णा नदी पे। बच गया फ्रेंड्स पैठन, तो ये आपका गोदावरी नदी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल आपका है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, गेस करिएगा। तो देखिए मातृशक्ति में ये लोग ज़्यादा विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल आपका है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, कहाँ पड़ता है रंगपुर। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इस सौराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, रंगपुर है जो कहाँ, सौराष्ट्र में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सौराष्ट्र कर रहे हैं फ्रेंड्स, या तो फिर आपका लोथल गुजरात, वही हो गया सौराष्ट्र गुजरात। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। ये दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है जो कहाँ पड़ता है, कहाँ का है, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी ये पंजाब का है। 22 नंबर सवाल को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। चलिए, एक क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कोड में इसका आंसर देना है 22 नंबर सवाल का। तो जानी जाती है फ्रेंड्स, तो देखिए अपने नगर नियोजन के लिए, ये तो आपका सही लग रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी सही है। अपने कृषि संबंध ये भी है, और अपने उद्योग के लिए सही, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता है जो जानी जाती है, तो इन सभी के लिए जानी जाती है। 23 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। 23 का, तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र जिससे संबंधित नहीं है। 24 नंबर सवाल को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। 24 का क्या कारण है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आपका बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो 24 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृद भांड हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे सुतुरगुई कहा जाता है। ठीक है, सुतुरगुई अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए आपका अफगानिस्तान में है। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल आपका है सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना है फ्रेंड्स। एक में है हड़प्पा स्थल है, दूसरा में स्थित है, कौन सा जगह है जो कहाँ स्थित है। देखिए इससे क्वेश्चन बार बार आता है। सवाल नंबर 27 का, सवाल नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिएगा। 27 का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो एक मांडा है, तो मांडा है जो कहाँ पड़ता है, तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, याद करते चलिएगा। उसके बाद में है दैमाबाद है, दैमाबाद है जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। बच गया क्या फ्रेंड्स, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी और बनावली, ये सभी दोनों जो हरियाणा में पड़ता है, दोनों को याद रखिएगा। राखीगढ़ी पूछे कहाँ है, तो बनावली, और बनावली तो हरियाणा में है। बाकी मांडा पड़ता है कहाँ फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में। पुनः एक बार से बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से मांडा जो कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है। तो दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, 28 नंबर सवाल आपका है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिला है। 29 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स,
कि भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेस कीजिए। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, या लोथल या सुतकाके है। तो सवाल नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हड़प्पा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 30 नंबर सवाल आपका है, हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पन स्थल ये सनौली है, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ। 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, वहाँ से मानव समाधान प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ है, तो मानव समाधान, यानी जहाँ पर मानव को दाह संस्कार किया जाता है उसका प्रमाण मिला है। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है। 31 का तो देखिए, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया, कहाँ किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 32 का। तो देखिए, सब पहले भारत में किया गया था। वस्त्रों के लिए आपका कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया था। 32 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। तो 33 का करेक्ट आंसर ये धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है तो आपका धौलावीरा हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो फिर जिसका अर्थ क्या होता है, वास्तविक अर्थ मृतकों का टीला, वहीं से प्राप्त हुआ है आपका वृषभ मुद्रा। 35 नंबर सवाल को देखिए। 35 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो चलिए 35 का गेस कीजिए फ्रेंड्स। बैल का तो मिलता ही है, हाथी का भी मिलता है, भेड़ का, ये घोड़ा का नहीं मिलता है। ठीक है, 35 नंबर का सी करेक्ट आंसर होगा। पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की जो भी मोहर था उस पर नहीं मिलता है। तो हाथी, भेड़, बैल का मिलता है, घोड़ा का नहीं मिलता है। 36 नंबर सवाल, मृण पटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से। 36 का करेक्ट आंसर एक कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ठीक फ्रेंड्स, कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, अभी मैंने बताया। 37 नंबर सवाल को देखिए, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुमेरिया। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि लेखन कला की उचित प्रणाली, ठीक है, जो लेखन कला का है उसका प्रॉपर जो प्रणाली है, ठीक है, उचित प्रणाली है विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता इस सुमेरिया की सभ्यता थी। अगला सवाल को देखते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, स्वतंत्र देखिए किस तरह से लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लिख सकता है फ्रेंड्स। तो वहाँ लिखा है स्वातंत्र्योत्तर, एक मिनट फ्रेंड्स, योत्तर कह रहा है ना, यानी पहले हो जाएगा, ठीक है, बाद में नहीं। कह रहा है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में, यानी स्वतंत्रता के पूर्व के बारे में कह रहा है फ्रेंड्स। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गुजरात में सबसे ज़्यादा हुआ है। अगला सवाल को देखें। 39 नंबर सवाल है, सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चावल और युगल समाधि, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चावल तो आपको पता होगा सबका, लोथल से हुआ था, चावल का साक्ष्य मिला था। तो युगल समाधि और चावल दोनों याद रखिएगा, ठीक है। लोथल जो गुजरात में है, भोगवा नदी के वहीं पर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इस पर अगर किन्हीं को कन्फ्यूजन होता है कि लोथल कौन नदी पे है, तो इसको तो ट्रिक से हमेशा याद रहता है मुझे भी फ्रेंड्स, भोगवा नदी। इसलिए कि जो लोथ रहा भोग रहा है वो लोथा हुआ है, जो लोथा हुआ है वो क्या कर रहा है, अपने आप में भोग रहा है, ठीक है। तो लोथल है जो भोगवा नदी पे है। 40 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, गाय का उसमें नहीं निरूपण हुआ था, ठीक है। 41 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। बहुत अच्छा सवाल है 41 का। तो देखिए धौलीवीरा था जो फ्रेंड्स आपका 3 भागों में विभक्त था। कौन सा हड़प्पीय नगर, तो आपका धौलीवीरा हड़प्पीय नगर है जो 3 भागों में विभक्त था। चलिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता से लास्ट क्वेश्चन है ये आपका
मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन से जानवर का चित्रांकन है? जो मोहनजोदड़ो से योगी का प्रतिमा प्राप्त हुआ तो उसके निकट से कौन कौन से जानवर का चित्रांकन है वहाँ पर फ्रेंड्स? 42 का करेक्ट आंसर होगा गैंडा था, भैंस था, हाथी था, व्याघ्र था, बाघ था और हिरण थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एनसीईआरटी बुक से सिंधु घाटी सभ्यता से चुनिंदा 42 प्रश्न देखिए। इस आजकल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पुनः इससे देखेंगे 42 प्रश्न जो होगा आपका कौन से, तो वैदिक सभ्यता से। तो पुनः एक से हम लोग देखेंगे 42 क्वेश्चन हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से देखे हैं। अब चलिए एक से पुनः देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि वैदिक सभ्यता है ना, एक सूची सुमिलित करना है। इसमें भी अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। एक साइड में वेद है, दूसरे सूची में क्या वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अथर्ववेद का वर्णन में क्या है फ्रेंड्स इसमें, और ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या, सामवेद में क्या है। तो चलिए सवाल नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं फ्रेंड्स तभी आपको दिखाई देगा। जी हाँ, अथर्ववेद का रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में आपका हो जाएगा औषधियों से संबंधित अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, और आपका जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह ये सब है, उसमें वर्णन है, वशीकरण ये सब के बारे में अथर्ववेद में ही है। ऋग्वेद है फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद में क्या है, तो इसमें बलिदान की विधि बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या बताया गया है, तो बलिदान की विधि, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यजुर्वेद में क्या बताया गया है फ्रेंड्स, तो सी का आपका हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद में तो आपका हो जाएगा, ये सही है औषधियों का। ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद में ये होगा फ्रेंड्स ईश्वर महिमा है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, जो ईश्वर महिमा के बारे में आपको बताया गया है। और फिर उसके बाद हो गया आपका यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद में है जो आपका बलिदान विधि बताया गया, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी याद है, जो यजुर्वेद में है जो बलिदान विधि बताया गया है, और यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद बच गया तो संगीत का जनक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ये होगा कि एक का हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद में बी का 1 हो जाएगा, यानी इसका ए हो जाएगा। सी का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, यजुर्वेद में तो बलिदान 2 हो जाएगा। और सामवेद संगीत का जनक है। स से साम फ्रेंड्स और स से दोनों में कॉमन है, सामवेद संगीत का जनक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला संख्या देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि पुराणों की संख्या कितनी है। चलिए गेस करते चलिए। तो देखिए पुराणों की संख्या टोटल कितना माना गया, 18 माना गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। देखिए वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छा है और एनसीईआरटी बुक से है। तो क्या कहना है, 3 नंबर सवाल को देखें। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है, तो 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यजुर्वेद में फ्रेंड्स यज्ञ संबंधी, इसी में बलि से संबंधित भी था। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है, गेस करिए। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स कंठो उपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 4 का। 5वां नंबर सवाल को देखिए कि पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, पुरुष मेघ का। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 5 का जो करेक्ट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो शतपथ ब्राह्मण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल को देखिए कि वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। इसके पहले जो सवाल देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण आप लोग याद रखिएगा। और 6ठा नंबर सवाल कि वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 का करेक्ट आंसर गाय को माना गया है, ऑप्शन नंबर सी। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो इस 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन तो पता नहीं कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, मुंडकोपनिषद, तो मेरे ख्याल से सबको इसका आंसर पता भी होना चाहिए। 8 नंबर सवाल को देखिए किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है। चलिए 8 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन भी होगा आप लोग को इसमें। चलिए देखिए 8 का कितने लोग सही कर पाते हैं, मैं सही आंसर बताता हूँ। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है,
तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में मिलता है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखें, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ये भी टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आरंभिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो किस पे आधारित था? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? चलिए देखिए इसका आंसर भी कौन कौन सही कर पाते हैं। तो देखिए आरंभिक काल में, अगर वैदिक काल में, आरंभिक वैदिक काल में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था था वो व्यवसाय पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का सी व्यवसाय पर था। ठीक फ्रेंड्स, वर्ण व्यवस्था, ये बढ़ी जाति का लोग था, बढ़ी वाले काम करता था। ठीक फ्रेंड्स, उस तरह से व्यवसाय पर यानी जाति पर ही था। नाई है तो अपना नाई, उसी से संबंधित व्यवसाय। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित था? तो उसका व्यवसाय पर आधारित था। अगला है फ्रेंड्स, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ज्ञान होता है। वेद मतलब ज्ञान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वेदों की संख्या कितना है? तो 4 है। अगर पूछे वेदांगों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो 6 है। ये 6 वेदांग है जो फ्रेंड्स, जैसे व्याकरण इसके अंतर्गत भी आता है। तो 6 वेदांग की रचना क्यों किया गया था? तो इसको आपका वेद को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया था। तो वेदों की संख्या कितना? 4 है। और वेदांग पूछ दे किसी से आपसे तो कितना बताएंगे? 6 बताएंगे। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। 11 नंबर सवाल को देखिए कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? ठीक है, तो 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से है। ठीक है, वैदिक काल में होता का संबंध ऋग्वेद से है। 11 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए आरोही और अवरोही। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पहले समझिएगा आरोही मतलब क्या होता है और आरोही मतलब होता है क्या फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में होगा 1 यानी बढ़ते हुए क्रम में, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 हो जाएगा। लेकिन अवरोही क्रम कहेगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? घटते हुए क्रम, जैसे 4 तो 3 और उसका 2 उसका बाद 1। ठीक है, तो आरोही अवरोही इसको समझ करके रखिएगा। अगर किन्हीं को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स तो इसका ट्रिक मैं बताता हूँ आरोही अवरोही का। ठीक है, तो देखिए आरोही, आरोही मतलब आ रहा है, यानी 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, आ रहा है, कुछ न कुछ आ रहा है। अवरोही का रहा है फ्रेंड्स घट रहा है, 4 हो गया तो 3 हो गया। तो एक पकड़ के रहिए कि जब भी आ जाए आरोही मतलब कह रहा है यानी कि आ रहा है, तो पहले 1 रुपया आया, 2 रुपया आया, 3 रुपया, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा अवरोही मतलब। ठीक है, अवरोही मतलब तो घटते हुए क्रम में। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा, उसका गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसका यही हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, 13 नंबर सवाल का। तो उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो बलि उसे कहा जाता था। ठीक है, यानी 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इंद्र थे जो वैदिक काल के देवता थे फ्रेंड्स, उनके बारे में। 14 का, तो 14 का जो कह रहा है फ्रेंड्स की झंझावत के देवता थे, ये बिल्कुल सही है, झंझावत के देवता थे ये। उसके बाद पापियों का दंड देते थे, नहीं ये नहीं है। वर्षा के देवता थे इंद्र के बारे में, तो जी हाँ वर्षा के देवता तो बिल्कुल थे इंद्र। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, ये भी नहीं, यानी कि आपका 1 और 3, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। इंद्र, वैदिक देवता इंद्र के बारे में यही 2 कथन सही है, ये दोनों, यानी झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदेत्री कहा गया है? बहुत अच्छा सवाल ये भी है फ्रेंड्स। आपका सवाल नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदेत्री कहा गया है? 15 का, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यही तीनों वेद को संयुक्त रूप से क्या वेद त्रयी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जरूर याद कर लीजिएगा इसे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल आपका है,
और ये सब क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन में सब प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग डिमांड करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए एप्लीकेशन में सब क्वेश्चन डाला हुआ है और जो बचा है फ्रेंड्स ये सब उसमें आपका टॉपिक बाय टॉपिक डाला हुआ रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा फ्रेंड्स, वहाँ पर आंसर की भी आपको मिल जाएगा और वहाँ पर आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? एक मिनट फ्रेंड्स, 15 नंबर सवाल हम लोग देख लिए ना। जी हाँ, इंपॉर्टेंट था कि संयुक्त रूप से वेदेत्री किसे कहा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था ना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, दूध और इसके उत्पाद। देखिए वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो दूध और इसके उत्पाद था। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद किसे कहा गया है? तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ऋग्वेद को कहा गया है। अगला सवाल है, क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? चलिए, अच्छा सवाल है, मॉडरेट सवाल। तो देखिए इसका मतलब होता है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति होता है। ठीक है, आर्य का मतलब क्या होता है क्लासिकीय शब्द में? तो एक उत्तम व्यक्ति होता है। फिर आपका सुमेलित करने वाला आ गया फ्रेंड्स। सुमेलित करने के लिए कि वैदिक नदियां हैं और आधुनिक नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सभी लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है आजकल एग्जाम में। तो सवाल नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए कुंभा है, तो कुंभा का है जो आधुनिक नाम क्या? ये सब पुराना है। कुंभा का आधुनिक नाम है फ्रेंड्स आपका काबुल। ठीक है, पुरुषनी है, तो पुरुषनी का जो आपका आधुनिक नाम है क्या फ्रेंड्स? तो बी का हो जाएगा आपका 3 रावी। ठीक है, उसके बाद में सदा नीरा का आधुनिक नाम क्या है? तो सी का हो जाएगा जो आपका एक हो जाएगा गंडक। ठीक है, यानी कि गंडक का प्राचीन नाम है जो आपका सदा नीरा है। जिस तरह से रावी का प्राचीन नाम है जो आपका पुरुषनी है, काबुल का प्राचीन नाम है जो कुंभा है। तो ठीक है, हम लोग आधुनिक नाम देख रहे हैं। बच गया सुतुद्री। ठीक है, सुतुद्री, सुतुद्री का हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? सतलज, यानी प्राचीन नाम सुतुद्री था, इसका आधुनिक नाम सतलज हो गया। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स, सुतुद्री का जो है नया नाम है, आधुनिक नाम सतलज है। ठीक है फ्रेंड्स, सदा नीरा है जो कि पुरुषनी, सदा नीरा हो गया जो इसका आधुनिक नाम है जो गंडक है। पुरुषनी का नया नाम है जो रावी है और कुंभा का जो काबुल है। ऑप्शन नंबर 19 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक का बी, दो का तीन, एक का दो, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। अगला सवाल को देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है? दोनों में सिमिलरिटी है, समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ईरान से संबंधित है। 21 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोलेख मिलता है? कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें वर्ण शब्द का? ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऋग्वेद में। 22 नंबर सवाल है, वैदिक नदी आश्किनी का पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? आश्किनी, तो 22 का करेक्ट आंसर सी होगा, चिनाब नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चिनाब नदी के रूप में पहचान की जाती है। तो आश्किनी की पहचान किन नदियों में से किया जाता है फ्रेंड्स? तो चिनाब इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एक साइड में वेद है, दूसरे साइड में ब्राह्मण है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वेद का ब्राह्मण कौन थे? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो सवाल नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे उनको क्या कहते थे? इतरेय कहते थे, याद करते चलिएगा। उसके बाद में हो गया फ्रेंड्स आपका बी नंबर सामवेद, तो सामवेद के जो ब्राह्मण थे उसको क्या कहते थे? पंचविश कहते थे। अथर्ववेद है, अथर्ववेद के ब्राह्मण को शतपथ कहते थे और यजुर्वेद के ब्राह्मण को गोपथ कहते थे। पुनः एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते थे फ्रेंड्स? तो इतरेय कहते थे। सामवेद के ब्राह्मण को क्या कहते थे? तो पंचविश कहते थे। अथर्ववेद के ब्राह्मण को क्या कहते थे? गोपथ कहते थे। बच गया आपका फ्रेंड्स यजुर्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते थे? शतपथ कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? पहले तो मैं एक बता दिया फ्रेंड्स कि तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण जो भी संबंधित ये सभी है वो सब अथर्ववेद से संबंधित है।
तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। ये भी अच्छा सवाल है 25 का। तो देखिए, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, तो बृहस्पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। 26 का, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हुआ निष्क है ना, निष्क था जो अब गले का था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, वैदिक काल में ये निष्क है, जैसे आजकल किस तरह से होता है फ्रेंड्स, आपका हो गया कंगना हो गया, गले चैन हो गया, हार हो गया, उसी तरह से। तो उसी तरह से जो आपका वैदिक काल में निष्क था, जो किस अंग का आभूषण था, यानी निष्क जो आभूषण था, जेवर था, वो कहाँ पहना जाता था, तो गले में पहना जाता था। तो निष्क याद रखिएगा। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। कौन सा अभिलेख है जिससे यह पता चलता है कि ईरान से भारत में आर्य आर्य लोग आए थे। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोगज कोई अभिलेख से यह ज्ञात होता है फ्रेंड्स कि ईरान से भारत में आर्य लोग आए थे। ठीक है, तो बोगज कोई अभिलेख से यह ज्ञात होता है। 27 का सी हो गया। 28 नंबर सवाल को देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम रहुगण है। चलिए अब देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल आपका क्या है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। महाभारत इसे क्या जय संहिता कहा जाता था ना। 29 का मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, महाभारत मूलतः किस नाम से, तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था। 30 नंबर सवाल को देखिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ये गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो ये आपका ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि एग्जाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने जो पढ़ाया उससे बहुत कम आया। तो देखिए फ्रेंड्स, करीब करीब तो मैं सभी चैप्टर और सब तरह से आप लोग को प्रोवाइड करा। अब रही बात फ्रेंड्स कि आप इसे कितना दिन तक याद रखते हैं, कितना कवर करके रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद करके रखिएगा, तभी पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम में आया था नहीं आ रहा, आया था या नहीं आया था। ठीक है, तो 30 नंबर सवाल देखिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऋग्वेद में हुआ था। 30 का करेक्ट आंसर भी एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम का हो सकता है, पक्का है आपका बिहार उत्पाद पुलिस या तो आपको फायरमैन में पूछ दिया जाए। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। 31 नंबर सवाल, और एक बात है फ्रेंड्स कि जीके जीएस क्या था समंदर कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता है फ्रेंड्स, इसलिए आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि ऑप्शन ज़्यादा पढ़े रहिएगा तो ऑप्शन से आंसर को छाट सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ज़्यादा पढ़ा हुआ स्टूडेंट क्या करता है फ्रेंड्स कि जिसका आंसर नहीं भी आता है वो ऑप्शन से छाट देता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो 3-2 के बारे में तो कन्फर्म रहता है, एक नहीं आता तो उसका आंसर वही हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। 31 का करेक्ट आंसर पुरुषनी हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। 31 का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पुरुषनी नदी। 32 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबंधित किया गया है। 32 का ये भी क्वेश्चन पहले बार बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या सरस्वती नदी को ही मातेत्मा और देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया गया, सरस्वती नदी को। 33 नंबर सवाल है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चलिए, कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति, क्या क्या, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, कौन सा वेद में, तो 33 का डी अथर्ववेद में कहा गया है। 34 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद में। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो आपका अथर्ववेद में मिलता है। ये देखिए यजुर्वेद है, ये आयुर्वेद है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयुर्वेद मतलब समझ रहे हैं ना, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान होता है ना। आयुर्वेद जो अभी आयुर्वेदिक जो दवाई मेडिसिन खाते हैं उससे संबंधित है। तो आयुर्वेद
कहने का मतलब ही हो जाता है जड़ी बूटी से, ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ रहे होंगे। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना इसे मिलता है। चिकित्सा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन तो हम लोग देखे थे, आपका जो चिकित्सा से संबंधित जो भी किसमें जानकारी मिलती थी आपका अथर्ववेद में मिलता है, तो वही हो गया आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। 35 नंबर, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में कैसी आपका शासन प्रणाली थी? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र चलता था वैदिक युग में। 36 ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अग्नि से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो संबंधित है किससे है? तो अग्नि देवता से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? 37 का क्या करा? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, तो 37 का हो जाएगा आपका इंद्र था। अगला है फ्रेंड्स आपका 38 नंबर की 800 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? चलिए 38 का ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व काल ब्राह्मण युग से था। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? 39 का, तो देखिए ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुंभा तो काबुल में हो जाता है ना, तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। वैदिक नदी कुंभा, जिसको आधुनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? काबुल है। आधुनिक नाम काबुल है, अभी हम लोग देख रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्धारित होना चाहिए तो अफगानिस्तान, क्योंकि काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। तो देखिए इसमें से हम लोग अपने कितना 41 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स। 41 क्वेश्चन जो देखे हम लोग वैदिक सभ्यता से, और 42 क्वेश्चन देखे जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से। टोटल कितना? 83 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स क्या, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें 1 से 2 प्रश्न 100% इसमें आपको पूछा ही जाता है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों का इसमें संग्रह है। तो चलिए एक से देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1 नंबर सवाल क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण किस दिन हुआ था? चलिए ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध का जन्म और निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति, एक महापरिनिर्वाण है फ्रेंड्स, एक निर्वाण है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, निर्वाण मतलब आप मृत्यु मत समझ लीजिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण, ठीक है, यानी ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? एक ही दिन हुआ था ज्ञान की प्राप्ति का जन्म हुआ था फ्रेंड्स। तो कौन सा वो था? पहला का करेक्ट आंसर है वो बैसाख का पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स, और उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पहला का करेक्ट आंसर बैसाख का पूर्णिमा हो जाएगा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दूसरा नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स वंश इनका देखा जाए तो शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ फिर तो सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 आपका है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था कौन था फ्रेंड्स? उनका दामाद जमाली था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स किसका है? तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये डीपली क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो धर्म चक्र प्रवर्तन और सूत की विषय वस्तु का। अगला है फ्रेंड्स, जैसे उपनिषद किसका विषय वस्तु है? तो दर्शन शास्त्र का है फ्रेंड्स, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग संकल्पना जो किसका है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु का। 5 नंबर सवाल देखिए, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो ये त्रिपिटक है जो फ्रेंड्स आपका बौद्ध साहित्य है। किसका साहित्य है? तो बौद्ध साहित्य है। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम कौन थे? तो ये देखिए बुद्ध के जो थे आपका गुरु थे अलार कलाम। ऑप्शन नंबर डी आपका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है?
जैन धर्म का कह रहा है, ठीक है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अहिंसा हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था, तो अहिंसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। 9 नंबर सवाल को देखिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए बुद्ध की जो चारों संगीति है उसका सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था, ठीक है ये, और किसके शासनकाल में, और साथ साथ में उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे कम से कम ये आपको हो जाएगा फ्रेंड्स कि कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में। तो यहाँ 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, कह रहा है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो महाकश्यप ने की थी। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए बौद्ध संगीति के बारे में, टोटल बौद्ध संगीति की टोटल 4 हुए थे, ठीक है। तो किसके किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछा जाता, तो उसका मैं एक ट्रिक बताया था फ्रेंड्स, का अ क, ठीक है ये शब्द याद रखना है, अ का अक। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था अजात शत्रु, अ से यहाँ क्या लेंगे, अजात शत्रु। पहला बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स आपका राजगृह में हुआ था, पहला राजगृह में हुआ था, पहला हुआ था राजगृह में। तो शासक कौन था उस समय, अ से अजात शत्रु, दूसरा है आपका का से कालाशोक, और तीसरा से अ से अशोक, और चौथा से कनिष्क, ठीक है। पहले इस तरह से करें फ्रेंड्स, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। अ का अक, यानी किसके शासनकाल में प्रथम हुआ था फ्रेंड्स, तो प्रथम हुआ था आपका किसके शासनकाल में, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में था, का से कालाशोक के। तृतीय किसके में हुआ था, तो अ से अशोक के। और चतुर्थ किस में हुआ था, तो क से कनिष्क के। तो अका आक याद रखिएगा, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि किसके शासनकाल में हुआ था। और जो पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो पहला हुआ था आपका राजगृह में हुआ था, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो ये आपका वैशाली में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ कहाँ हुआ था, तो आपका कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। हो गया, तो कहाँ कहाँ हो गया वो भी याद हो गया फ्रेंड्स। और आका आक याद रखिएगा तो कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा। पहला अ से अशोक, का से कालाशोक, तीसरा में फिर अशोक, और चौथा में कनिष्क के शासनकाल में। 10 नंबर सवाल को देखें कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, शून्यता 10 का, तो नागार्जुन पता होगा फ्रेंड्स आपका, धन्यवाद। 11 नंबर सवाल को देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। अच्छा सवाल है 11 का, तो सुबुद्ध था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा अशोक का अभिलेख है वो, तो 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका रुमिदेई, ठीक है, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। 13 नंबर सवाल, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था, ठीक है। स्वामी, महावीर स्वामी मतलब समझ रहे हैं ना, उनका पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का नहीं। तो गौतम बुद्ध का तो आपका शाक्य कुल से था ना, लेकिन जो महावीर स्वामी थे एक यात्रिक कुल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर जो आपका पूछा जाए गौतम बुद्ध थे जो किससे थे, तो शाक्य से थे, डिफरेंस ये शाक्य से गौतम बुद्ध। लेकिन महावीर स्वामी जो जैन धर्म के हो गए, तो ये थे जो यात्रिक कुल से संबंधित थे। 14 नंबर, गौतम का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है, महापरिनिर्वाण मतलब हुआ उनकी मृत्यु, तो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका कुशीनगर में मरे थे ना, तो कहाँ पड़ता है 14 का, ये आपका मल में पड़ता है, ठीक है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन था, तो मल था। तो मल के आपका कुशीनगर में खुशी से मर गए थे फ्रेंड्स, यानी 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ है। तो ये देखिए सप्तपर्णी गुफा जो आपका राजगीर में पड़ता है। 16 नंबर सवाल को देखिए, 16 नंबर सवाल आपका है कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ दी गई थी। देखिए
पहले उसमें भिक्षुणी यानी जो नहीं रहती थी, ठीक फ्रेंड्स, लेकिन उनको फिर बाद में बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति बुद्ध भगवान के द्वारा दिया गया। तो ये आपका अनुमति कहाँ प्रदान की गई थी? श्रावस्ती में या राजगिरी में, वैशाली में या कुशीनगर में? तो ये आपका वैशाली में इनको अनुमति दी गई थी भिक्षुणी बनने का। अगला है फ्रेंड्स, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे सुमेलित करना है फ्रेंड्स। जैसे जन्म हुआ था तो क्या उनका था फ्रेंड्स, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, निधन कहाँ हुआ था? तो सिंपल है फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था बोधगया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो आपका, एक मिनट फ्रेंड्स, क्या मैं कर रहा हूँ, 17 नंबर सवाल है ना, थोड़ा छोटा करता हूँ तो पता चलेगा। जन्म में बता दिया था कहाँ, बोध गया, गलत बता रहे थे फ्रेंड्स। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था ना। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। निधन मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 का 3, बी का 2, ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ हुआ था? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। निधन इनका मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बुद्ध भगवान जी उपदेश दिए थे कहाँ? श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कुट से ज्ञात करें। अभी तो बताया था फ्रेंड्स मैं कि सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो देखिए इस तरह से इसको याद रखें, यानी कि आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? तो राजगीर जाना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस तरह से आपका दूरी भी है। सबसे पहले यानी कि राजगीर जाना, अपने पर बिठा लिया, यानी राजगीर जाइएगा, यानी पहला संगीति वहीं हुआ था। राजगीर के बाद कहाँ जाना है? उससे आगे चल जाएगा तो वैशाली चल जाएगा। वैशाली के बाद कहाँ चल जाएगा? तो पाटलिपुत्र चल जाएगा। उसके बाद में लास्ट में जाएगा तो कुंडलमन में होगा। अर्थात फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में, द्वितीय वैद्य संगीति वैशाली में, तृतीय वैद्य संगीति आपका पाटलिपुत्र में, चतुर्थ और कुंडलवन में। यानी 1 2 3, 1 2 4 3 इसका होगा। तो 1 2 4 3 किस में है फ्रेंड्स? 1 2 3 4। एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें भी लगता है थोड़ा मिस्टेक किया। कह रहा है बौद्ध संगीतों के सही कालक्रम नीचे देवकूट से ज्ञात करिए। तो देखिए सही कालक्रम कराना है तो 1 2 में कर रहा हूँ। पहला होगा यहाँ फ्रेंड्स, पहला होगा 2 होगा। ठीक है, 2 1 4 3 होगा फ्रेंड्स। 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बोल सही रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे गलत टिक रहा हूँ। तो इस तरह से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी रात भी हो चुकी है, वीडियो बना रहे हैं। तो इसका 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किसके शासन काल में फ्रेंड्स? तो अकाकाद करिए। देखिए फिर पुनः मैं रिपीट करता हूँ, अ का अक। अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो अजात शत्रु के शासन काल में राजगिरी में, दूसरा है जो कालाशोक के शासन काल में कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। तीसरा है जो फिर अ से अशोक हो गया, कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। चौथा कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला, स्यादवाद सिद्धांत क्या है? 20 का। ये देखिए स्यादवाद सिद्धांत है जो जैन धर्म से संबंधित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। स्यादवाद सिद्धांत है जो क्या है? तो जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला है फ्रेंड्स 21 नंबर सवाल आपका कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुषाण काल में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, तो किस पे विश्वास करते थे फ्रेंड्स? तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीर्थंकर शब्द संबंधित है फ्रेंड्स, तो आपको पता ही होगा जैन धर्म से। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जैन धर्म में के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे फ्रेंड्स। कौन थे पहले? तो आपका ऋषभ देव थे जो प्रथम तीर्थंकर थे, और उन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इसमें टोटल कितने 24 तीर्थंकर हुए थे। तो प्रथम ऋषभ देव थे और अंतिम कौन थे फ्रेंड्स? प्रथम तो आपका ऋषभ देव थे और अंतिम था जो महावीर स्वामी थे।
तो जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव का, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, महावीर हो जाएंगे। तो तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से, इसमें टोटल 24 हुए थे। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे जो 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें थे जो आपका महावीर स्वामी थे। 24 नंबर श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो 24 का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से आंसर आप लोग को जुआ पे आ गया, चामुंडा राय ने। 25 नंबर सवाल है आपका, सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो ये आधारित है फ्रेंड्स ललिता विस्तार पर है, ठीक है। सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, तो ललित विस्तार पर है, ठीक है। ललित विस्तार पर ये आपका आधारित है। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करना है फ्रेंड्स। क्या क्या यहाँ पर दिया है, एक साइड में आचार्य दिया है फ्रेंड्स, दूसरे में आपका सिद्धांत दे दिया है। लकुलिस आचार्य के सिद्धांत क्या था, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं कितना नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका 26 नंबर, बौद्ध और जैन धर्म से 26 लास्ट नंबर सवाल है। 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, देख लेते, इसको देख लें यहाँ पे कुट में, लकुलिस है, ठीक है। तो लकुलिस हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित हो गया फ्रेंड्स आचार्य, ठीक है। उसके बाद में है आपका नागार्जुन है, तो नागार्जुन तो आपका शून्यवाद से हो जाएगा। भाद्रबाहु है, तो भाद्रबाहु किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सी का जो हो जाएगा आपका चौथा नंबर जैन धर्म से। गोशाल है जो आजीविक संप्रदाय से हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या था आपका, आचार्य और सिद्धांत है, तो आचार्य सिद्धांत। पाशुपत के आपका लकुलिस हो गया, ठीक है, लकुलिस से पाशुपत हो गया। नागार्जुन शून्यवाद। उसके बाद में फ्रेंड्स सी का हो गया भद्रबाहु, तो जैन हो गया। गोशाल का कुशली आजीवक संप्रदाय का, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग देख लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह था 25, ये देख लिए। बाकी कुछ इजी प्रश्न है फ्रेंड्स जो आजकल बहुत ही कम ही पूछा जाता है, पूछने लायक था जो भी प्रश्न फ्रेंड्स हम लोग इसमें कर लिए। अब हम लोग भगवत वैष्णव एवं शैव धर्म को भी इस वीडियो में कवर करेंगे, और ये आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक फ्रेंड्स। 3 टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स, लगभग 105 प्रश्न हम लोग इसमें देख चुके हैं, और इसमें आज हम लोग भगवत वैष्णव एवं शैव धर्म से क्वेश्चन कवर करेंगे। कितना, टोटल 30 क्वेश्चन, यानी कि आपका टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतिहास का मास्टर वीडियो समझें। चलिए तो 30 क्वेश्चन और फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1 नंबर सवाल से कि वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्राचीन है वामन पुराण में। तो पहला का करेक्ट आंसर सी होगा, पाशुपत हो जाए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय है जो सबसे प्राचीन है। दूसरा नंबर सवाल है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पुनः देख लें कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरम के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, छंदोग्य उपनिषद में। अगला है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है। टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स 3 का। तो देखिए लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट प्रमाण मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है। अवतारवाद का 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेस कीजिएगा। 4 का हो जाएगा आपका भागवत गीता में मिलता है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भागवत गीता में मिलता है। 5वां नंबर सवाल को देखिए, कृष्णा का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया। कृष्णा का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय में प्रचलन आया था, ठीक है। कृष्णा को वासुदेव भी तो हो कहा जाता। तो 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि काल में ये प्रचलन में आया था। 6ठा नंबर, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछ दिया जाता है कभी कभी कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण है, तो किससे संबंधित थे। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वृष्णिवंशी से संबंधित थे। 6 का बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 7 नंबर सवाल देखिए, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत
घोषित किया? कौन सा विदेशी दूत था जो खुद को भागवत घोषित किया? तो ये आपका हेलियोडोरस था। ऑप्शन नंबर बी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? प्राचीन भारत में, तो 8 का करेक्ट आंसर बी होगा, मत मयूर था। 9वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो अलवार संत इसमें से कौन नहीं था फ्रेंड्स? तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिज्ञान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किसका है? चलिए 10 का, तो 10 का जो होगा फ्रेंड्स, देव और उसकी शक्ति का योग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती का प्रतीक है फ्रेंड्स, तो किसके लिए है? तो देव क्या दिखाता है, उसे क्या शो होता है? तो देव और उसकी शक्ति का योग को दर्शाता है, ठीक है। इसका प्रतीक है तो देव और उसकी शक्ति का योग का। 11 नंबर सवाल देखिए कि नयनार कौन थे? ये नयनार कौन थे? तो ये थे आपका शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी शैव धर्मानुयायी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? अभी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, भागवत धर्म के प्रवर्तक है जो कौन है? तो कृष्णा है। अगला है फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है? 4 युगों का चक्र, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो देखिए कौन सबसे पहले कौन युग होगा? तो पहला हो जाएगा फ्रेंड्स 4 युगों का ना, तो पहले आता था क्रेता, चलता था, फिर त्रेता हो गया, उसके द्वापर आया, उसके बाद में कलयुग आ गया, ठीक है। अभी कलयुग चल रहा है ना, तो क्रेता जो हो गया, पहले कृत जो हो गया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, उसके बाद कली, यानी 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल आपका है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ के निवासी था? 14 का करेक्ट आंसर बी होगा, तक्षशिला का निवासी था। 15 नंबर सवाल देखिए कि भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो 15 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, पाणिनि की अष्टाध्यायी में भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, यूनानी देवता, अगला सवाल है फ्रेंड्स, यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया जाता है, तो इसका 16 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, वासुदेव कृष्ण से, ठीक है। किससे? वासुदेव कृष्ण से, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भागवत और शैव धर्म से था, मैं ज़्यादा क्वेश्चन बता रहा था, इसे टोटल 16 ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कितना है? 16 ही क्वेश्चन। इसके बाद में आपका महाजन पद काल आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। वहाँ देखने में कन्फ्यूजन हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 का कि यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया जाता है, तो वासुदेव कृष्ण से। यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत यानी कि उसके समकालीन किया जाता है, तो किससे? तो वासुदेव कृष्ण से किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन को देख लिए? आपका 83 तो उधर हो गया था फ्रेंड्स, आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। उसके बाद फिर हम लोग लगभग 26 क्वेश्चन देखे अपने बौद्ध धर्म, जैन धर्म से। उसके बाद 16 क्वेश्चन हम लोग देखे, ठीक है। तो कितना हो गया फ्रेंड्स? 100 से ऊपर हो गया। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट था एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।